सिद्धांत एक अजीब शब्द। कम से कम आज की राजनीति में जब कोई सिद्धांतों की बात करता है, पहले हंसी आती है और फिर तरस। सिद्धांत क्या है? यह आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके पड़ोसी के लिए कुछ और, लेकिन हमारे लिए यह स्थिर होता है। हमें अपने सिद्धांत से विचलित होने की अनुमति नहीं होती, मगर राजनेताओं को यह खास छूट होती है। उनका सिद्धांत वेरिएबल हो सकता है, यानी समय समय पर बदल सकता है, जैसे नीतीश जी का है। उन्होंने दो सिद्धांतों के बीच अपनी पूरी दुनिया बसाई है, कभी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस तो कभी सेक्युलरिज्म पर मर मिटने की दुहाई। और ये दो सिद्धांत राजनीति में ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन पैदा करता है जो कभी इधर तो कभी उधर जाने की आपको पूरी छूट देता है। मसलन लालू के जंगल राज की बात करते हुए आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, फिर बीजेपी की नॉन सेक्युलर सोच की बखिया उधेड़ कर आप लालू के पास जा सकते हैं, और फिर लालू के करप्शन की बात करके दोबारा बीजेपी की गोद में बैठ सकते हैं। है ना अनोखी चीज? आज हम राजनीति के सिद्धांत की इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। तो नीतीश कुमार की पहचान सिद्धांतों की राजनीति की रही है। इस बार भी उन्होंने सिद्धांतों की दुहाई देते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन क्या सच में नीतीश की राजनीति वैसी ही है जैसा कि वो और उनके समर्थक दावा करते हैं? समझते हैं इस एक रिपोर्ट के जरिए। नीतीश के स्वतंत्रता सेनानी रहे पिता रामलखन सिंह कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें आम चुनाव में टिकट नहीं दिया। यहीं से तय हो गया कि बेटे नीतीश की राजनीतिक दिशा क्या होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1972 में नौकरी भी की, लेकिन रास नहीं आई। जेपी आंदोलन ने मौका दे दिया। कांग्रेस विरोध की राजनीति चल पड़ी, खूब चली। महत्वाकांक्षा बढ़ी तो सामने लालू और पासवान दीवार बनकर खड़े थे, जिनका कद बिहार की राजनीति में तब नीतीश से कहीं बड़ा था। नीतीश मौके के इंतजार में रहे। जेपी आंदोलन के कद्दावर साथियों का हाथ झटक दिया। जनाधार के लिहाज से कमजोर लेकिन चेहरे के लिहाज से बड़े जॉर्ज फर्नांडिस को साथ लेकर अपनी पार्टी बना ली। नीतीश ने अब राम मंदिर आंदोलन से मजबूत हो रही बीजेपी को सीढ़ी बनाई, गठबंधन किया। कांग्रेस विरोध के साथ साथ लालू पासवान विरोध का फॉर्मूला चल गया। बाकी काम लालू के जंगल राज ने पूरा कर दिया। नीतीश सीएम बन गए, पहली बार 7 दिन के लिए, फिर लंबे वक्त के लिए। कुछ अकलियत के वोटों की चिंता तो कुछ बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा। 2013 में बड़े कद के साथ उभरे नरेंद्र मोदी नीतीश को हजम नहीं हुए। फारबिसगंज में किए, क्या हुआ मोदी जी? कांग्रेस और लालू विरोध पर चली अपनी पूरी जिंदगी की राजनीति को उन्हीं के साथ जाकर लुटा दिया। कस्में खाई, वादे किए, इस बार बीजेपी और खास तौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 40 महीने में नीतीश की राजनीति के शून्य सिद्धांत ने फिर करवट ली। 2013 की बीजेपी तो फिर भी उतनी हार्ड लाइन वाली नहीं थी। नीतीश 2017 वाली बीजेपी के साथ हो लिए, जिनसे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब बीजेपी नेता तो दे देते हैं। नीतीश के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति के शून्य सिद्धांत में सब कुछ संभव है। हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चली। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, और नीतीश भी उससे अलग नहीं है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो सवाल यही है कि ये सिद्धांत की राजनीति है या सुविधा के हिसाब से सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। अभय दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अफजल अब्बास हैं, नेता हैं जेडीयू के शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। सुलेमान मोहम्मद खान है, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। डॉक्टर एजाज अली हैं, नेता आरजेडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अफजल अब्बास साहब, आपके पास आना चाहूंगा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस सिद्धांत का क्या जो अब तक वो पिछले 20 महीनों से जो गा रहे थे कि देश को हमको संघ मुक्त भारत की ओर ले जाना है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना है, अचानक से ये प्रायोरिटीज और सिद्धांत बदल कैसे गए उनके?
ये कल के जो बयानात माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बयान था कि इस महीना तक मैंने सरकार चलाई, अब मेरे बस की बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और आप लोग भी लगता होगा कि वो अंदर खाने जो चाह रहे हैं या जो काम करने की जो उनकी कार्यशैली है वो उस पर वो मतलब कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। मामला आता है। नीतीश कुमार बेशक मैं मानता हूं कि जो भी बयानात उन्होंने दिया था इस इलेक्शन के पहले, ये छुपा हमारे इनकार करने के बावजूद भी मतलब ये छुप नहीं सकता क्योंकि ऑन एयर है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार से वादे किए गए थे और जो बिहार की जनता 10। चलिए एक बार फिर हम अफजल अब्बास जी के पास जाना चाहेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, दोबारा उनसे हम जुड़ेंगे। आप ये सवाल मैं कांग्रेस से लेना चाहूंगा। सुलेमान मोहम्मद भाई, आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं, ये सिद्धांतों के ऊपर बताना चाह रहे हैं कि देखिए से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक बिगुल बजा रखा है, एक सुशासन बाबू की इमेज है, हम अपने सिद्धांत से नहीं पलटेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आरजेडी को फिर से छोड़ देंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वाकई में एक बहुत अच्छे सिद्धांतों के नेता के तौर पर बाहर आते हैं या मौका परस्त नेता के तौर पर यहां से बाहर आते हैं नीतीश कुमार? सोनी साहब, आपने बहुत अच्छी 4-5 बातें कही और ये बातें आइडियली बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अवसरवादिता है नीतीश कुमार जी की। उन्होंने मौका परस्त हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं और उनसे 3-4 सवाल हैं जिनका उन्हें जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से पूछूंगा जेडीयू के प्रवक्ता से और उनकी पार्टी से भी। वो ये हैं कि भ्रष्टाचार पे अगर बात करें कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे और लालू प्रसाद यादव जी के बेटे थे, उनके यहाँ छापे मारे करप्शन में, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में कन्विक्ट हो चुके हैं, उनकी अपील हाई है। तो उस टाइम उन्हें आरजेडी का भ्रष्टाचार नहीं दिखा, उस पर वो ये जवाब, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव पार्टी के मुखिया थे, उस टाइम उन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखा, पहली बात। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान की हैं, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के हैं, सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम व्यापम स्कैम घोटालों का घोटाला है और उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। तीसरी बात, जिस टाइम ये चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 2013 में जो अलायंस तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, वो इस बात पे तोड़ा था कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर करा गया था और वो उसके खिलाफ थे कि भाई मैं सेकुलर राजनीति की तरफ हूं और कम्युनल पॉलिटिक्स या कम्युनल पार्टी के साथ नहीं हूं। और उसके बाद यकायक जब 2015 में इन्होंने जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ा और जनता ने बीजेपी के खिलाफ एक मैंडेट दिया और ओवरवेलमिंग 2/3 मेजोरिटी आई। एकदम आपको क्या हुआ कि आपने उसी बीजेपी को जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उसी क़यादत की पार्टी से हाथ मिला लिया। ठीक है, पूछते कुल मिला के ये अपॉर्चुनिटी, और उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ सुर हैं इस वजह से। ठीक है, उनका केरला जेडीयू यूनिट में जो उनके एमपी हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने उनके खिलाफ बोला है। शरद यादव उनकी आज उसमें शपथ में नहीं गए। चलिए वो भी एक चिंता की बात है, लेकिन पहले एक बार ये समझते हैं नीतीश कुमार मोदी ने जिस तरह से कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि उनके पॉलिटिकल डीएनए में कुछ कमी है, वो आज बात समझ में आई कि नीतीश कुमार जी का और बीजेपी का डीएनए सिमिलर है। ठीक है, एक बार समझते हैं। अफजल भाई, आपसे जवाब चाहेंगे, जिन नरेंद्र मोदी के साथ खाना खाने से परहेज था जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जिनका विरोध करके वो अपने धुर विरोधी लालू के साथ मिल गए, आज ऐसी क्या स्थिति बनी कि वापस से वही नरेंद्र मोदी उनको इतना भागे कि वापस उनके साथ जुड़ने में उनको कोई परहेज नहीं है? तो बदला क्या है इस दौरान? नहीं, देखिए, आप सब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, उनसे आप पूछिए कि एक सवाल, माफ कीजिए, कुछ तकनीकी मैं एक सवाल है कि जब हम गठबंधन में आए तो लालू यादव बिहार के कोई मंत्री या एमएलए नहीं बने हैं। नंबर एक, 4 महीना पहले से आपके पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 4 महीना से हम जान रहे थे, मुझे मालूम था। ये कहां खामोश बैठे हुए थे? पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इस बल्कि पार्टी के मालिक हैं राहुल गांधी जी, तो इस पे पहल करके इस गठबंधन को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने से बचाना चाहिए था। तो है कि ऑर्डिनेंस का बिल किसने फाड़ा था? नीतीश कुमार ने नहीं फाड़ा था, अफजल अब्बास ने।
चलिए हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करेंगे अफजल भाई, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है। यहां पर सवाल अभय जी आपसे मेरा है, यहां पर नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी उनकी पार्टी कोशिश कर रही है कि देखिए यहां पर भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है, हमने भ्रष्टाचार पर इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से मौका परस्ती आपको दिखती है या वाकई में एक क्लीन इमेज और क्लीन नेता के तौर पर उनकी छवि पुख्ता होती है? आपको क्या दिखता है? देखिए, ये तो कहने की बात है, लेकिन जो मैं परसों से पूरी परिस्थिति को देख रहा हूं, मेरा मानना है कि उनकी पूरी योजना थी कि वो किस तरीके से इस गठबंधन से बाहर निकलें, और उनके पास अपने मजबूत कारण थे कि उस गठबंधन में वो नहीं रहना चाहते थे, और इसके लिए पहले से उनकी बातचीत चल रही थी। ये सब अखबारों में आ गया है, सब लोग इस बात को जानते हैं, ये अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कयास लगाने की बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में पहले से उनकी बातचीत चल रही थी। अच्छा, जब लेकिन आप यहाँ पे ये बात नहीं उठा रहे हैं, आप सिद्धांत का सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो जब चाहते हैं तब सेकुलरिस्ट हो जाते हैं, जब चाहते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो जाते हैं, जब उन्हें इधर जाना होता है तब वो कुछ और हो जाते हैं, उधर जाना होता है तो कुछ और हो जाते हैं। जो सिद्धांतहीनता का ये जो आपने नज़ारा खींचा है, इससे सहमत होते हुए मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि हम लोग गठजोड़ राजनीति के युग में हैं। यहाँ तक जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है वो भी गठजोड़ के जरिए ही सरकार चलाती है। जैसे बीजेपी है, पूर्ण बहुमत है, फिर भी गठजोड़ के जरिए सरकार चला रही है। सीपीएम को वहां पूर्ण बहुमत प्राप्त होता था, तब भी वो गठजोड़ के जरिए सरकार चलाती थी। तो गठजोड़ राजनीति के युग का पहला उसूल, पहला नैतिक उसूल होता है कि जिसके साथ आप चुनाव, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ें, उससे मिलकर सरकार ना बनाएं। तो जहां तक इस उसूल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक दूसरे की कड़ी से कड़ी आलोचना की, एक नहीं 2 चुनाव लड़े, लोकसभा का भी लड़ा, विधानसभा का भी लड़ा, लेकिन अंततः दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। तो इसमें जितना दोष नीतीश कुमार का, जो निश्चित रूप से है, बिल्कुल सहमत हूं आपसे, उतना ही दोष भारतीय जनता पार्टी का भी है। मौका परस्त, सत्ता में किसी न किसी तरह हम बैठ जाएं, ये मौका परस्ती इधर भी है और ये मौका परस्ती उधर भी है। ना तो मैं लालू को माफ कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं, वो तो मैं आपके मंच, आपके चैनल पे कह ही चुका हूं कि उनकी वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो है कि हम जोड़ तोड़ करके किसी तरह सत्ता प्राप्त कर लें, उन लोगों के साथ सत्ता प्राप्त करें जिनकी हमने कड़ी से कड़ी आलोचना अभी थोड़े दिन पहले की है, मतलब जो है ये जो पूरा विचार है, ये विचार राजनीति में अनैतिकता का स्रोत है। ठीक है, के शर्मा साहब, बहुत सीधा सवाल आपके लिए, नीतीश कुमार कितने भरोसेमंद साथी है, कितना भरोसा आप उन पर कर पाएंगे? क्योंकि संघ मुक्त भारत का वो आह्वान कर चुके हैं, आज एक बार फिर आपके साथ हैं, भरोसा कितना है? देखिए नरेश जी, जब कोई गठबंधन बनता है तो वो भरोसे के आधार पर ही बनता है। गठबंधन जो है फायदे के आधार पहले बनते हैं, अब फायदा दिखता है तब गठबंधन बनता है, भरोसा हो ना हो भरोसा बाद में आता है। सुन लीजिए, राजनीति क्षेत्र में है तो सत्ता और जो फायदा, वो सारी चीजें तो देखी ही जाएंगी, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन एक जिम्मेदारी और होती है, तब फिर मौका परिस्थिति के आरोप लगेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे। नहीं, मौका परिस्थिति तो जो बोल रहे हैं, जो बात अभी ये कह रहे हैं अपने कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र, वो आज राहुल गांधी जी का बयान आपने दिखाया है, उस बयान में बहुत सारी बातें हैं, उसमें उन्होंने बहुत जिक्र किया पहले है। आप अपने भरोसे की बात किया, पहले नीतीश कुमार। हाँ, निश्चित तौर से जब गठबंधन है तो भरोसा भी है। तो भरोसा और कैसे 17 बन रहा साल है? हमने उनके साथ में सरकार चलाए है। बिल्कुल, 17 साल की दोस्ती उन्होंने पल में ठुकरा दी, 17 साल की दोस्ती पल में ठुकरा दी। ठीक है, और आप कह रहे हैं भरोसा कर रहे हैं? नहीं, 17 मजबूरी है। वो जो परिस्थितियां उस दौर में थी, उन परिस्थितियों में वो अलग हमसे चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद आप ये भी देखिए कि इन 3 सालों के जिस व्यक्ति ने 17 साल के रिश्ते को दरकिनार करके तुरंत रिजाइन, अपने गठबंधन से बाहर निकल गए, अब भरोसा कैसे बनेगा? सुनिए तो, 17 साल के दौरान जो हमारे साथ रहे, इसके बाद उनको कहीं लगा और वो अलग हुए, और अलग होने के बाद फिर 20 महीने के अंदर अंदर उनको यह भी रियलाइज हुआ, तभी तो उन्होंने आज से 7 महीना पहले से ही वो नोट, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का मामला हो, एक नहीं उन्होंने अनेक बार जो है अपने जो है समर्थन, जो हमारी नीतियां थी, उस नीतियों का उन्होंने समर्थन किया और उनका माफ कीजिएगा, अभी अली अनवर कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात अभी आता हूं, शर्मा जी आता हूं, एक बार अली अनवर कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार सुन के वापस आपके पास आता हूं। बात करके, और मैं पूरे फैक्ट फिगर के साथ और पूरी अपनी बातों के साथ 2-1 दिन में मैं सामने आऊंगा।
सर कौन कौन नेता हैं जो आपके साथ हैं और जो ऐसा विचार रखते हैं? देखिए, आप जानते हैं मैं बिना बुलाए कहीं जाता नहीं हूं। हमारे नेता हैं, उन्होंने बुलाया, मैं आया और उन्होंने पूछा कि भाई आपका हमने बयान देखा है, आपको क्या है। हमने कहा कि भाई हमने अपने दिल की बात कही है। अब आप लोग बड़े नेता हैं, आप हैं, नीतीश कुमार जी हैं, एमपी वीरेंद्र कुमार जी भी बड़े नेता हैं और दूसरे नेताओं से आप लोग बातचीत करिए। हम लोगों को ये गुमान नहीं था कहीं से भी, दूर दूर तक भी, कि इस तरह का दुरूह और कठिन फैसला ले लेगी पार्टी। हम लोगों ने पूछा भी कि भाई हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं हो, पार्टी के भी पदाधिकारी थे, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। सर फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है, पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा नहीं। शरद यादव जी को बताया था कि नहीं फैसला लेने से पहले? नहीं, उन्होंने कहा कि हमको कोई ये नहीं था कि इस तरह का। शरद यादव जी को कैबिनेट में इंडक्ट करने की बात की जा रही है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? उनसे नहीं, हम लोगों ने पूछा कि इस तरह का खबर मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोगस खबर है। अगर ऐसा होता है तो एक्सेप्ट करेंगे सर वो? देखिए, अब उन्होंने कहा कि ये बोगस खबर है, इसका कोई सवाल नहीं। सर तो पार्टी में क्या मतलब पार्टी में आप लोग जो पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग पार्टी में ही दो टूक? नहीं, बगावत तो देखिए, अभी बगावत की बात नहीं है। अभी बात है कि एक अचानक 9 घंटे के अंदर रातों रात जो कहा जाता है, जो कुछ उलटफेर हुआ है और पार्टी का स्टैंड, पुराना स्टैंड चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के वो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन आदमी शेयर कर रहा है। जायज कहा है, उन्होंने कहा है कि अब देखिए कौन क्या कहता है। बहुत लोग कोई बात मान ली मुंह से निकली है तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया तो होगी ही, स्वाभाविक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा किसी से संपर्क नहीं है, बल्कि हमने पूछा भी, शरद जी से भी मैं पहली बार मिल रहा हूं और वो भी मेरी आदत नहीं है। मुझको जब बुलाया जाता है तभी मैं कहीं जाता हूं। आप लोग जानते हैं, सब मित्र हैं हमारे, कि मेरी आदत नहीं है और मैं ये सोचता हूं कि बड़े लोग हैं, बहुत इंगेज रहते हैं, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, छोटा क्यों समय लूं। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा खुश। कल से आज में 12 घंटे बीत चुके, क्या नीतीश कुमार? तो यहां पर अली अनवर कह रहे हैं कि उनको भी पता नहीं था और शरद यादव को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे। शर्मा जी, आपसे मेरी बात हो रही थी, सवाल देखिए बिल्कुल अब मौजूद हो गया है। बात भरोसे की हो रही थी, जिस नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के बड़े नेताओं को अंधेरे में रखा आपके साथ आने के लिए, उन पर आप कैसे भरोसा करेंगे? देखिए नरेश जी, नीतीश कुमार जी ने अपने साथियों के साथ क्या भरोसा में रखा, नहीं रखा, विधायक दल की बैठक हुई नहीं हुई, उसमें क्या बात हुई, ये सारी चर्चाएं, ऐसा तो हुआ नहीं, विधायक दल की बैठक भी हुई है, अपने अफजल अब्बास साहब, लेकिन जिस फटाफट अंदाज में हुआ सबने देखा। सुनिए ना, सिर्फ रस्म अदायगी थी वो। एक मिनट सुनिए तो साहब, ऐसी राजनीति में तो घटनाक्रम एक साथ चलते हैं ना, इसी तरह तो घटनाएं घटती हैं और कैसे घटती हैं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा था उस मुद्दे पर आता हूँ। वो इनका अंदरूनी मामला है, वो अपनी व्यवस्था देखेंगे कि किस तरह से कोई किसको विश्वास में लिया था नहीं लिया था, ये उनका विषय, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये उस बात को कह रहा हूँ जो आज राहुल गांधी जी का बयान है और जो अभी हमारे कांग्रेस मित्र कह रहे थे कि ये अवसरवादी राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है और तमाम है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस केवल जब से राहुल गांधी 15 वर्षों से सक्रिय हुए हैं राजनीति में, तब के ही मात्र 15 वर्ष के कार्यकाल को देखें। 70 साल का पीछे का इतिहास छोड़ दीजिए, उतने साल में क्या हुआ है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस 15 साल के अंदर अंदर देखें तो ये क्या, इनको अपनी अवसरवादिता जो है, ये ब्रह्म ज्ञान इनको तुरंत मिल जाएगा। कांग्रेस कभी अपने उसमें झांक के देखिए कि अभी जो अब्बास जी कह रहे थे कि ये नहीं यही अवसरवादिता पर आप सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। आज हम पिछले 15 साल के हिसाब अगर हम लेंगे तो आज हम पहले बात करें नीतीश कुमार की। 15 महीने पहले की बात नीतीश कुमार की बात करेंगे हम पहले। आप सुनिए तो मात्र 15 महीने ये इसी लालू यादव को लेकर उन्होंने अध्यादेश फाड़े थे, भ्रष्टाचार का विरोध दिखा रहे थे, और वही जो है भ्रष्टाचारी जो है
जो एक उनका जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो व्यक्ति जो है उनके विपक्षी एकता का दूरी बन गया। ठीक है। और यही जो है अब मुलायम और अखिलेश के साथ उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में गंगा जमुना, चलिए आप मान रहे हैं ना वो भी अवसरवादी हैं, आप मान रहे हैं वो भी अवसरवादी हैं। वो तो पूरी अवसरवादी रहे हैं। नीतीश कुमार की बात नहीं, चलिए ठीक है। नीतीश कुमार नहीं, जो बोल रहे हैं उनको भी अपने अंदर गिरेबान में झांकना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट सुनाते ऐसे हैं, बयान नहीं दिया जाता है, स्लाइड बयान थोड़ी ना। चलिए ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के नाम से ही परहेज रहा है। आपको सुनाते हैं पहले का एक बयान जिसमें उन्होंने 56 इंच के सीने पर तंज कसा था। देखिए, ये 56 इंच के सीना वाली सरकार चल रही है और इस तरह की अनेक गतिविधियां हो रही हैं जो देश को चुनौती देती हैं। तो अब जो दिल्ली में बैठे हुए निश्चिंतता के साथ काम कर रहे लोगों के लिए सोचनीय विषय। चलिए, लेकिन अब शायद सुर बदल गए हैं, अब तारीफों की बात हो रही है, अब उनको सब भा रहे हैं। हमारे साथ एजाज साहब भी मौजूद हैं आरजेडी से। एजाज साहब, आपको नहीं लगता कि अगर कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार को यह मौका मिला फिर से बीजेपी के साथ जुड़ने का, तो आरजेडी की कहीं बहुत बड़ी वीकनेस रही है। अगर पुत्र मोह से थोड़ा सा बाहर निकलते लालू यादव तो ये मौका कम से कम नहीं मिलता, ये बहाना नहीं मिलता कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा दे रहे हैं। एजाज साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए, यहां पर अफजल अब्बास के पास में जाऊंगा। अफजल साहब, अब तक हमने आपको भी एक स्टेटमेंट सुनाया नीतीश कुमार का। नरेंद्र मोदी से इतनी तकलीफ उनको थी, पानी पी पी के कोस रहे थे, अचानक से उनको नरेंद्र मोदी अच्छे क्यों लगने लगे? क्या बदला इस दौरान? देखिए, मैंने पहले भी एक्सेप्ट कर लिया, जो बातें नीतीश कुमार ने की है या बार बार आप दिखाएंगे, सारे चैनल दिखा रहे हैं। हाँ। वक्त की उस वक्त के जो हालात क्या थे किया उसमें बयान दिया। एक्सेप्ट क्या किया है? नीतीश कुमार अवसरवादी हैं। लेकिन अभी के जो मसला है जो है नहीं, अवसरवादी की बात मैं नहीं कर रहा, कभी अवसरवादी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो उस वक्त की बातें थी, मैं मानता हूं जो बयान है आपके रिकॉर्ड है तो आप सुनाएंगे ही। लेकिन उन सबके बावजूद बिहार की स्थिति, और उन्होंने साफ कहा कि मैं इस स्थिति में 20 महीना तक बड़ी मुश्किल से सरकार चला लिया। अब मेरे बस की इस परिस्थिति में मैं इस गठबंधन का शायद शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कहा कि अब इस स्थिति में मैं नहीं हूं कि सरकार आगे चला सकूं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या काम करने की शैली पे नीतीश कुमार पे एक अंकुश लग रहा था, या उनके काम करने का तरीका गलत जो तरीका था उस पर नहीं कर पा रहे थे। यही वजह थी। पहले से आभास ये नहीं हुआ था कि जिस लालू यादव के जंगल राज से के खिलाफ वो राजनीति करते रहे, उनके साथ वापस कैसे सर्वाइव करेंगे, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी क्या पहले? लालू मैं बता रहा हूं, लालू यादव सरकार में नहीं है। लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष है। लालू यादव वहां पे होता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है, जरूर है, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास था। मुझे 4 बातें मैं कहना चाहूंगा बस, छोटी छोटी। बिल्कुल रिमोट उनके पास है, मान रहा हूँ रिमोट उनके पास ठीक है। यही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अफजल साहब आपके पास भी आएंगे, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से हम लौटेंगे और समझेंगे कि किस तरह के सिद्धांत हैं। आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार से अपना इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री पद से, और अब तक आप जो सेक्युलर होने की बात कर रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ जाके मिल जाते हैं। उसके बाद भी कहते हैं हम बहुत अच्छे और बहुत बड़े ईमानदारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैसे चलेगा? पब्लिक इतनी बेवकूफ है क्या? इस ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। तो बिहार में जो कुछ हुआ, हम सवाल यही उठा रहे हैं कि वाकई में सिद्धांतों की राजनीति हो रही है या स्वार्थ की राजनीति है? जहां मौका मिला वहां जुड़ गए, जहां मौका मिला वहां गठबंधन बन गए, और जब मौका और मतलब खत्म हुआ, रिश्ते टूट गए। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर अपनी साफ छवि को तो बरकरार रखने में कामयाब हो गए, लेकिन जिस तरह से शपथ लेने की जल्दबाजी दिखाई गई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सुशील
कुमार मोदी। हालात वाकई बेकाबू हो चले थे या बीजेपी के साथ भविष्य की तैयारी पहले से थी, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एनडीए में वापसी के साथ ही महज 15 घंटे में सत्ता में नीतीश की वापसी हुई, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि नीतीश को इस्तीफे के चंद घंटे बाद ही सत्ता पाने की बेकरारी हो गई? पहले शाम 5 बजे का समय मुकर्रर था, तो फिर आनन फानन में सुबह 10 बजे ही शपथ लेने का वक्त क्यों रखा गया? क्या नीतीश को आरजेडी से कोई खतरा था? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सत्ता संभालने की जल्दबाजी जिस तरह दिखाई गई, उससे ये साफ है कि नीतीश लालू को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। अब यही दुखड़ा लालू भी सुना रहे हैं। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। इसकी कई वजह भी हैं। मसलन अगर लालू को पूरे दिन का वक्त मिल जाता तो वो कोर्ट जा सकते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो राज्यपाल पर नैतिक दबाव बना सकते थे। जाहिर है नीतीश की शंका यूं ही नहीं थी, क्योंकि आरजेडी की ओर से इसकी शुरुआत हो भी चुकी थी। देर रात जिस वक्त बीजेपी और जेडीयू की बैठक हो रही थी, उसी वक्त तेजस्वी अपने विधायकों के साथ राज्यपाल भवन तक मार्च निकाल रहे थे। उनके भी सवाल वही थे जो सबके मन में उठ रहे हैं। पहले न्यूज में चला कि भाई 5 बजे शपथ लेंगे और हमको समय दिया गया 11 बजे का, फिर ये लोग अंदर ही बैठे रह गए। फिर अचानक से पता चलता है कि भाई 10 बजे का समारोह होगा। साफ है नीतीश लालू की चाल को जानते थे, इसीलिए उन्होंने बिना कोई समय गंवाए शपथ सुबह के 10 बजे ही लेने का बड़ा दांव खेल दिया। सुशील कुमार मोदी। सियासी शतरंज की बिसात पर गोटियां पहले से सेट थी। ऐसे में शपथ लेने में उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई। सियासी समीकरणों के बीच नीतीश कुमार की शपथ तो पूरी हुई, लेकिन अब बहुमत का खेल साबित करना है और बहुमत का आंकड़ा नीतीश और बीजेपी के पक्ष में है। नीतीश आंकड़ों के बाजीगर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है बड़ी आसानी होगी, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मनाना अपनों को है जो रूठे हुए हैं अपनी ही पार्टी में। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संतोष तिवारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पटना। तो मौके और फायदे वक्त के साथ बदलते हैं तो राजनीति में स्टैंड और सिद्धांत सब बदल जाता है। एक बार फिर से आपको हम ये सुनाते हैं कि पहले के नीतीश क्या कहते थे, खासतौर पर गुजरात दंगों पर किस तरह से उन्हें नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। ये देखिए पहले। इनकी क्या भूमिका ही बताने की जरूरत है। वो क्या था, न्याय का राज था। गुजरात में जो 2002 में हो रहा था, तब उसके नायक लोग कुछ बात बोलते हैं तो उनकी बात पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक बार फिर अफजल अब्बास आपके पास आऊंगा, जहां पर उनको न्याय की कमी दिख रही थी, आज ऐसा क्या हुआ? देखिए सवाल वही है, लेकिन अलग अलग जो स्टेटमेंट है उनके हिसाब से वो सवाल चेंज होता है। पहले उनको न्याय की कमी दिखती थी, आज ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ पर जोर है मेरा कि आज आपको लगता है कि बिहार को न्याय और एक बढ़िया जो है न्याय अब इसी सरकार में और इसी बीजेपी के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बदला क्या है? नीतीश बदल गए हैं या कुछ और बदला है? देखिए कि मैंने पहले भी कहा ना कि जो जितनी भी बातें इस इलेक्शन इससे पहले जो कमेंट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, बल्कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पे, उन बातों से आप पल्ला नहीं जा सकते। तो पहले गुमराह कर रहे थे कि आज गुमराह कर रहे हैं? अफजल जी पहले गुमराह कर रहे थे कि आज गुमराह कर रहे हैं? मैं पल्ला नहीं जांचता। हम उस नहीं गुमराह की बात है ही नहीं। आप देखिए उस वक्त की परिस्थिति कुछ और थी। अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए आप। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो अभी घटनाक्रम हुआ, घटना चक्र हुआ, ये अरे बदले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये स्थिति या तो फिर देखिए तीनों पार्टी मिल, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, तीनों मिलके ये गठबंधन बना के बिहार में चुनाव लड़े, तो क्या नीतीश कुमार
फिर सारे पार्टी के सारे एमएलए लोग को चुनाव में झोंक दे, फिर जाओ जाकर चुनाव लड़ो। एक ही रास्ता था, लेकिन बिहार की आवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, सरकार 5 साल के लिए, इसलिए जब ये गठबंधन तोड़ना था तो जाहिर सी बात है सपोर्ट देना पड़ेगा। अफजल भाई, आपकी बात यह समझ में आती कि राज्य को फिर से चुनाव में नहीं झोंकना था, तो वाकई में अगर त्याग की मूर्ति थी तो खुद दोबारा 15 घंटे के अंदर सीएम पद की शपथ नहीं ले रहे होते, त्याग करके फिर पीछे रहते ना। अगर चुनाव से बचाना था वापस से, तो या तो खुद सीएम नहीं बनते, किसी और को आगे करते, उनको तो सीएम पद चाहिए था, तभी 15 घंटे की जल्दबाजी दिखाई उन्होंने। बिल्कुल सीएम पद चाहिए था, क्योंकि मैंडेट उन्हीं के नाम पर मिला था। और बीजेपी के खिलाफ मैंडेट नहीं मिला था, नीतीश कुमार, लालू यादव चेहरा बीजेपी के खिलाफ मैंडेट नहीं मिला था, तेजस्वी यादव नहीं थे, और वो अशोक वो कांग्रेस के लोग नहीं थे वहां पे। मैंडेट बीजेपी के खिलाफ नहीं मिला था। वादे किए हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जो 7 निश्चय की बात थी, उसको तो पूरा करना ही है। फिर किस मुंह से हम जाएंगे वहां पे जनता के बीच में? तो हमने जो वादा कमिटमेंट किया था काम करने के लिए, वो काम करके दिखाएंगे बिहार में, उसके बाद फिर जाएंगे जनता का राह। एक बात बताइए, अब किस मुंह से जाएंगे? जिस बीजेपी के खिलाफ आपने वोट मांगे थे, उसी बीजेपी के साथ वापस से सत्ता में आना, अब जब आगे चुनाव होंगे तब किस मुंह से जाएंगे 2020 में? देखिए, बीजेपी के साथ बिल्कुल बीजेपी के साथ बिल्कुल बीजेपी के साथ हम 16 साल रहे हैं, और उसके गठबंधन में अच्छी सरकारें चली भी है। मैं इतना फख्र के साथ कह सकता हूं, हालांकि चाहे आज गठबंधन अगर ये टूटना नहीं चाहिए था, ये दुर्भाग्य है, इसके पीछे जो भी रहा हो, कॉज जो भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 2 बार जब दो टर्म जनता दल यूनाइटेड और जेडीयू की बीजेपी की सरकार कंबाइन चल रही थी, तो जो कार्य प्रगति जितना तेज से काम हो रहा था, इस 18-20 महीना में वो नजर नहीं आता, जो आप लोग खुद मीडिया में कहते नीतीश ये बात 20 महीने पहले याद नहीं आ रही थी, बैटिंग नहीं कर जब लालू के साथ जुड़े थे तब वो याद नहीं आ रही थी कि बहुत अच्छा काम चल रहा था बीजेपी के साथ। अभय जी, आपका एक अभय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये किस तरह की राजनीति? आज फिर से उनको याद आ रहा है वो गुजरा जमाना बचपन का, 16 साल हमने बहुत अच्छा बिताया, बीच में क्यों नहीं याद आया? और वापस अगर याद आया तो वजह क्या है? आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गठजोड़ राजनीति की कुछ खुसूसियत होती है, उसमें पहली बलि गठजोड़ राजनीति में पहली बलि जो है वो सिद्धांत और विचारधारा की होती है। हमेशा अपनी विचारधारा को थोड़ा सा ताक पर रखकर ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है जो आपकी विचारधारा के नहीं है, जो आपके सिद्धांतों से समझौता, आपके सिद्धांत पूरी तरीके से नहीं मानते, आंशिक रूप से मानते हैं या बिल्कुल नहीं मानते हैं। याद रखिए, जब उत्तर प्रदेश में 1967 में पहली संवित सरकार बनी थी, उसमें सीपीआई, जनसंघ और समाजवादी और कांग्रेस के टूटे हुए हिस्से सब एक साथ थे। रामप्रकाश गुप्ता उसमें जनसंघ की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, और समाजवादी लोग भी थे उसके अंदर, और सीपीआई के लोग भी थे। तो गठजोड़ राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा की बलि चढ़ती है, पहली बात। और यहाँ उसका सबसे बड़ा सबूत बिहार की राजनीति का ये प्रकरण है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का गणित ये है कि उनके अपने वोट, उनकी अपनी छवि, भारतीय जनता पार्टी का वोट जो लगातार बिहार में बढ़ रहा है, मैं ये मानता हूं, वो वोट, उपेंद्र कुशवाहा के वोट और रामविलास पासवान के वोट, ये सब वोट मिलकर एक बार फिर से उन्हें एक दुर्जेय वोट बैंक, एक ऐसा वोट बैंक जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसा वोट बैंक उनके हाथ में थमाते हैं। इस बात को सोच के वो 2019 में फिर जाएंगे लोगों के पास में। उनके प्रवक्ता ने कहा भी है कि ये गठजोड़ 2019 नहीं 2024 में भी कायम रहेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे केसी त्यागी बहुत लंबे अरसे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठजोड़ बहुत ही उम्दा चलता था। ठीक है, ठीक है। और एजाज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। एजाज जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, 2015 के पहले कहीं ना कहीं लालू यादव एक राजनीतिक अनिश्चितता के अंधेरे में गुम से हो रहे थे, लेकिन 2015 के बाद अचानक से तेजी से वापस से उन्होंने वापसी की। अब क्या लगता है, अगर पुत्र मोह से थोड़ा सा बाहर आए होते तो फिर से वो अनिश्चितता के बादल उन पर भारी नहीं हुए होते? आवाज आ रही है एजाज जी आपको? देखिए, 15 साल की हुकूमत के बाद जब ये बाहर हुए तो दोबारा इनको जो लाया, जी आ रही है, दोबारा जब इनको हम लोगों ने पावर में लाया तो बिहार के लोगों को ये एहसास था कि अब लालू यादव में बहुत सुधार हो गया होगा, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद फिर से उसी फेज में वो चले गए, सत्ता और पत्ता के चक्कर में चले गए। उसी का नतीजा आज यह हुआ है।
इस हालत में भी अगर वो तेजस्वी यादव से रिज़ाइन दिलवा दिए होते तो शायद ये मामला नहीं आया होता। लेकिन इन लोगों ने ऐसी हालात पैदा कर दिया कि नीतीश कुमार साहब को अलग होना पड़ा इनसे। जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति में हमेशा अवसरवादी लोग होते हैं, तो नीतीश कुमार को अवसरवादी कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए कि उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया हो, चाहे बीजेपी से अलग होने का लिया हो या बीजेपी के साथ जाने का लिया हो, उनके निशाने में हमेशा बिहार का विकास रहा है। और साथ में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं 60-70 वर्षों से, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गांव की बदहाली, ये सब जो चली आ रही हैं, उसके खिलाफ हमेशा उनका माइंडसेट रहा। उन्होंने कभी सांप्रदायिकता जैसे लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया। हम लोगों को भी यह एहसास होता है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसमें हमेशा सेकुलर फोर्सेस के नाम पर लोगों ने फंसा के रखा है। आज अगर भ्रष्टाचार पर लड़ाई होती है और देश में एक नई लीडरशिप पैदा हो जाए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़े, तो पूरे देश के लोगों को एक बार फिर से सोचना होगा कि क्यों न एक ऐसी लीडरशिप कायम हो जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, या ममता बनर्जी जैसे लोग, या बीजू पटनायक जैसे लोग, ये नवीन पटनायक जैसे लोग, या जनता दल सेकुलर वाले जो देवगौड़ा साहब हैं उन जैसे लोग रहे, चंद्रशेखर राव रहे, चंद्रबाबू नायडू रहे, जिन लोगों ने हमेशा स्टेट का काम किया है और कभी कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म इस सब वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया है। जी ठीक है, यहाँ पे सुलेमान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी कहूंगा और मैं पूछूंगा जेडीयू के प्रवक्ता से सवाल कि सितंबर 2013 वाले नरेंद्र मोदी का जिनका उन्होंने विरोध किया था और ये जुलाई 2017 के नरेंद्र मोदी में क्या फर्क हुआ, राजनीति में क्या फर्क हुआ? मैं समझता हूं उससे खराब राजनीति इस टाइम देश में हो रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है 3 साल से। एक ये जवाब दें। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम बीजेपी के लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी पे खुद आरोप लगा सहारा बिल्ला डायरीज का। अब भाई सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जैसे किया तो रेड मारेगी नहीं, और तेजस्वी यादव क्या जरूर मार देगी। तो इसका उनकी कौन सी अंतरात्मा ने उन्हें नहीं झंझोड़ा अंदर से। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभय जी ने कहा, बिल्कुल ये प्रिंसिपली बिल्कुल सही बात है कि भैया मैंडेट बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस तीनों लोगों को मिला था। नीतीश कुमार अकेले 178 सीटें नहीं लाए थे, अकेले लड़ते तो हैसियत पता चलती। और मॉरली ये बात करेक्ट थी कि अगर आपका दम घुट रहा था अलायंस में, आपने रिजाइन किया था, री इलेक्शन कराते और अपनी हैसियत जांच लेते बिहार में, और फिर देखते कितना मैंडेट आता। तीसरी बात, बीजेपी अपने आप को बड़ा पाक साफ दिखा रही है। पूरा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा है डिमोनेटाइजेशन के जरिए। इनका एक चाल चरित्र चेहरा यह है कि या तो जीत जाओ किसी तरह से चुनाव, और अगर नहीं जीतो तो किसी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से आप सत्ता हथिया लो, जैसे अरुणाचल और उत्तरांचल में कांग्रेस की सरकारें गिराई, और मणिपुर, गोवा में जहां लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी, वहां पर जबरदस्ती गवर्नर्स के थ्रू इन्होंने सत्ता हासिल की। गोवा में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण हासिल किया है। ठीक है, वो इटली से वापस बुलाओ पहले अपने नेता को। नहीं कर रहे थे, उनसे बताइए पहले, बातें मत बनाइए, बताइए उनको। इटली जवाब लेते हैं शर्मा जी यहाँ पर सलमान भाई ने जेडीयू से सवाल पूछे, पहले जेडीयू से जवाब लेते हैं। अफजल भाई जवाब दीजिए। चीफ मिनिस्टर हार अफजल भाई जवाब दीजिए। सेकंड नंबर पे आई पार्टी तुम्हारी, ठीक है, अफजल भाई का जवाब। मणिपुर में तुमने इंडिपेंडेंट, ठीक है, सुलेमान भाई हुआ। सुलेमान भाई रुकिए, आपने सवाल पूछे, जवाब लेते। 2013 में क्या थे? सुनिए, मैं जी 2013 में नरेंद्र मोदी साहब क्या थे और आज क्या है, ये बात फर्क बता दें। फर्क क्या फर्क हो गया? नरेंद्र मोदी एकदम पाक साफ कैसे हो गए, धुल के बिल्कुल नए कैसे हो गए? सुनिए, मैंने कभी पाक साहब की बात नहीं की। बिहार हज को चले गए क्या? बिहार के तीरथ वीरथ चले गए, अमन यात्रा चले गए, कहाँ चले गए ये बताएं अनवर साहब। मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। सुलेमान भाई रुकिए, उनको बोलने दीजिए। सुलेमान भाई रुकिए, उनको बोलने दीजिए। आपकी औकात 4 सीट थी, 4 सीट थी, ये 4 सीट आपकी बिहार में थी, 27 सीट पहुंचा दिया। नीतीश कुमार का एहसान आप पे है, ये भी भूल रहे हैं आप।
आपकी औकात बिहार में क्या थी? फिक्र मत, आपने नहीं दिया। गठबंधन में तीनों साथ लड़े थे, नीतीश कुमार ने नहीं दिया, हमने भी मैंडेट दिया, हमने भी सैक्रिफाइस करी अपनी सीट्स और हमने गठबंधन को बनवाया। लालू आरजेडी को जेडीयू को एक साथ लाए, ये राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन था कि आरजेडी और जेडीयू का अलायंस कराया। समझे आप मेरी बात? हमारी हैसियत मत नापिए। कांग्रेस ने जो रोल प्ले किया, राहुल गांधी ने जो रोल प्ले किया, उसकी वजह से जनता ने मैंडेट दिया था। आप दोनों को खिलाफ मैंडेट दिया, आप दोनों को सियाने बन रहे हैं कि हम अकेले लड़े। आप दोनों को रोकूंगा, एक बार रुकिएगा। इलेक्शन लड़े। डॉक्टर एजाज अली क्या कह रहे हैं, नेता आरजेडी 25 सीट 20 सीट एजाज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार ने दिया। बातें करते हैं, बड़े साफ बनते हैं। ठीक है, रुकिएगा, आप दोनों रुकिए प्लीज। ईमानदारी का तमगा ओढ़ते हैं और बेईमानों के साथ हाथ मिलाते हैं। आप दोनों भ्रष्टों के साथ हाथ मिलाते हैं। और माफ कीजिएगा, मैं एजाज अली साहब से जानना चाहूंगा वो क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए जब आज 60-70 बरस गुजर गया, लोग नॉन इशू को इशू बनाकर लड़ते रहे, सेकुलर हैं, कॉमनल हैं, और जिसका नतीजा ये हुआ कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो है चट्टान बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। और इस सब की जड़ में जो है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार केंद्र बिंदु बना रहा है। अगर नरेंद्र मोदी भले हुए हिंदुत्व का फेस लेकर आए और सारे मुल्क में उनके मुखालफत हुई, लेकिन वो जीत कर आए पावर में, सारा दुनिया उन्होंने घूम कर देखा और देखने के बाद उनको एहसास हुआ कि यहाँ की सियासत गलत है। अब बुनियादी समस्याओं की सियासत होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर वो अपनी हुकूमत चला रहे हैं 3 सालों से। हम लोगों को भी एहसास हो रहा है कि जो जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो देश हित में लिए हैं। और उनको ऐसे ऐसे नेता जैसे नीतीश कुमार नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं, और भी देश में दूसरे नेता जो हैं जो बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए लड़ते हैं, स्वच्छता के लिए लड़ते हैं, या रोजी रोटी के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए, ऐसे लोगों को एक जगह जमा होने की जरूरत है। कब तक लोग जो है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का बहाना ढूंढ ढूंढ कर सियासत करते रहेंगे, इससे हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। इसलिए हम लोगों से ये अर्ज करेंगे कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी के चक्कर में कॉम्युनल सेकुलर मत कीजिए, बल्कि बुनियादी समस्याओं पर लड़िए। अच्छी बात है और यही अगर नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये कदम उठाया है तो ऐसा सारे देश में लोगों को एक और स्टेटमेंट यहां पर आपको सुनाता हूं। पहले का स्टेटमेंट है, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी समाज को तोड़ने का काम कर रही है। जरा सुनिए क्या कहा था नीतीश कुमार ने। हम लोग बराबर कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। वो जो हथकंडा अख्तियार करके मिले, चाहे वो समाज को जितना बांटना पड़े सांप्रदायिक आधार पर या जात के आधार पर, ये उनका सिद्धांत है, यही उनका फलसफा है। शर्मा जी, ये जो नीतीश कुमार बोल रहे थे वो असली नीतीश कुमार है या जो कल से आपको दिखने लगे हैं वो नीतीश कुमार ज्यादा असली है? असली कौन से है? नरेश जी, डॉक्टर एजाज अली साहब अभी जो आरजेडी के नेता हैं वो अभी अपना बयान दे रहे थे और आपने उसको सुना होगा, और उससे मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे नहीं, आपसे चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि असली वाले नीतीश कुमार कौन से हैं? नकली है आपका, आप मीडिया से आप अपना ये करते रहिए। पब्लिक जानना चाहेगी ना, लेकिन पब्लिक जानना चाहेगी, पब्लिक भी जानना चाहेगी। वो जो की है वो असली ही है, वो नकली कौन से वाले हैं? ये वो जो कह रहे थे कि संघ मुक्त भारत मत कीजिए, नहीं यहीं पर चर्चा हो रही है। चर्चा तो यही होगी ना। शर्मा जी नहीं, आप उस मुद्दे पर बाद में, पहले मेरे सवाल को आप स्किप मत कीजिए। जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी समाज को तोड़ने का काम कर रही है, वो सही है या आज वाले नीतीश कुमार सही है? कोई बीजेपी समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रही है, न तो कर पहले रही झूठे थे ना, और कहीं ये नहीं है। ठीक है, राजनीतिक बयान है, उन्होंने पहले कुछ दिया। ठीक है, एक बार रुकूंगा। लालू प्रसाद यादव कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते फिर आगे बढ़िए ना, हटिए वहाँ ना कर लीजिए लालू जी, यहाँ नहीं बात कर, कानून है। शर्मा जी जी नरेश जी, ऐसे तो आपको मैं तमाम बयान बता सकता हूं जो लालू यादव ने नीतीश जी के लिए दिए, जो नीतीश जी ने लालू जी आज के लिए आपके साथी नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार के राज्य की राजनीति को चमका रहे हैं। एक बड़े प्रश्न को आप गौण मत बनाइए। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं जो राहुल गांधी जी ने आज स्टेटमेंट दिया है
कि यही हिंदुस्तान की समस्या है, राजनीति की यही समस्या है, यही समस्या है, ये भी राजनीति की समस्या है कि जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं आप उस पर नहीं जा रहे हैं, आप घूम घूम कर फिर से राहुल गांधी पर जा रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे, जिस दिन राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे उस दिन उस बात राहुल गांधी आज नीतीश कुमार के कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। में राहुल गांधी जी का बयान है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति की यही प्रॉब्लम है। क्या वो हिंदुस्तान की राजनीति से अलग हैं? कहाँ की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? इसमें क्या दिक्कत है? हम कहते हैं कि इस देश में समस्या है, इस तो देश की बात क्यों करते हैं? आप तो ये कह रहे हैं ये हिंदुस्तान की राजनीति। क्या बात हो गई भाई? तो क्या वो इटली की वो राजनीति नहीं है, आप चाहते हैं कि उन्हें अलग कर दिया जाए, मुद्दा नहीं है, चाहते हैं वो राजनीति आज वो मुद्दा नहीं है शर्मा जी, नहीं आज वो मुद्दा नहीं है। आज उनके परिवार नहीं सर बात कीजिएगा, आज वो मुद्दा नहीं है, लड़ाई लड़ी है, अपना खून दिया है, आप लोगों की तरह नहीं फ्री में थाली में सत्ता आ गई सच के और भोग रहे होते, उसके लिए लड़े हैं, आजादी की लड़ाई लड़े हैं, खून बहाया कांग्रेसियों ने, उसके बाद और देश को नीतीश कुमार की बनाया। छवि पब्लिक में नहीं, शर्मा जी माफ कीजिएगा, शर्मा जी माफ कीजिएगा, शर्मा जी माफ कीजिएगा, बिहार की जनता में और देश की जनता में नीतीश कुमार की क्या छवि जाएगी फाइनली? गांधी जी का कत्ल किया, इतना जो उन्होंने बार बार स्टैंड बदला है, क्या जनता उसे नहीं समझ पाएगी? क्या जनता वही देख पाएगी कि हाँ ठीक है, इस्तीफा दे दिया, भले ही 15 घंटे के लिए दिया? राजनीतिक समाज के एक बड़े हिस्से में जहां पर नीतीश कुमार की पिछले 4 साल की राजनीति के कारण जो वाहवाही होती थी, वो वाहवाही ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक सामाजिक समीकरण बिहार के मतदाता मंडल के अंदर दोबारा बनाने पड़ेंगे। और वो समीकरण क्या होंगे जिसका गणित मैं पहले आपके सामने पेश भी कर चुका हूं। और जो आप शर्मा जी से बार बार सवाल पूछ रहे हैं और शर्मा जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर मैं शर्मा जी की जगह होता तो मैं उसका एक जवाब आपको देता। वो जवाब ये देता कि राजनीति जो है वो आज के क्षण में होती है। जिस तरह नीतीश कुमार से हम ये नहीं पूछ सकते कि लालू यादव से 20 साल तक दुश्मनी और राजनीतिक दुश्मनी कायम करने के बाद आपने उससे समझौता क्यों कर लिया, जो कि हमने उस जमाने में पूछे थे सवाल जब उन्होंने लालू के साथ गठजोड़ किया था, लेकिन उन्होंने गठजोड़ कर लिया और वो गठजोड़ उनका कामयाब रहा। मतलब अब वो दोबारा ये कर रहे हैं। देखिए, एक बिहार के एक और नेता है रामविलास पासवान, जिन्होंने गुजरात में जो 2002 का जो मुसलमानों के खिलाफ रक्तपात हुआ था, उस रक्तपात के विरोध में उन्होंने सत्ता छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो भी घूम फिर के फिर नरेंद्र मोदी के साथ आए। तो मेरे ख्याल से बिहार के राजनेताओं की ये परंपरा सी लग रही है। ठीक है। एक आखिरी कमेंट यहाँ पे, वक्त की कमी है, अफजल अब्बास साहब आपसे जाना चाहूंगा, अब आप जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि असली वाले नीतीश कुमार कौन से हैं? वो नीतीश कुमार जो पानी पी पी कर लालू के जंगल राज की बात कर रहे थे वो सही हैं, या बाद में बीजेपी को उल्टा सीधा कहते हुए जाके लालू के साथ जुड़ गए वो नीतीश कुमार सही है, या जो दोबारा फिर से बीजेपी के साथ आ गए और आज लालू उनको पसंद नहीं है, उनमें भ्रष्टाचार उनको अचानक से दिखने लगा है, वो असली नीतीश कुमार है? असली नीतीश कुमार कौन से हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को भी अंधेरे में रखा और ये गठबंधन कर लिया? असली नीतीश कुमार कौन से हैं? थोड़ा सा ओथ लेने के बाद, गठन होने के बाद 2, 4, 5 माह का वक्त दे दीजिए आप। उसके बाद हमसे सवाल ना करके बिहार के अवाम से ही सवाल करेंगे। बिहार के अवाम बता देगी नीतीश कुमार कल जो थे आज भी वही है, उनके में कोई बदलाव नहीं है। वक्त के साथ कभी गठबंधन हुआ वो अलग बात है, जो बोले अलग बात है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। बिहार में विकास होगा, बिहार डेवलप करेगा, उसके बाद से अवाम खुद ब खुद बोलेगी कि नीतीश कुमार में कोई चेंजेस नहीं। बिहार के विकास पुरुष के नाम से कल भी जानते थे और आज भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का। तो कुल मिलाकर कोशिश वो कुछ भी करते रहे, लेकिन जिस तरह से हालात वहां बने हैं, एक शेर जाते जाते आपके लिए छोड़ जाता हूं, वसीम बरेलवी साहब का है, उसी को हक है जीने का इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। पब्लिक सब समझती है, देश देख रहा है। नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है।